हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपनी क्लास में। कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपका वीडियो अधूरा थोड़ा रह गया था। तो वैसे कंप्लीट हो गया था, हम मालवा का पठार कर रहे थे ना, तो मालवा के पठार में लगभग कंप्लीट हो गया था। बस इतना था कि इसमें जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा के पठार में, तो काली मिट्टी पाई जाती है और जो चट्टानें पाई जाती है और दक्कन ट्रायम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये मालवा का पठार। आपसे प्रश्न किया था कि मालवा के पठार का कितना % भूभाग है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक है विस्तार हुआ है उसमें कितने % क्षेत्र जो है मालवा के पठार का है। कमेंट कीजिए। तो 28% जो है, लगभग सबसे ज़्यादा मालवा के पठार का ही क्षेत्र है ना। 28%, 28% जो भूभाग है वो किसका है, मालवा के पठार का है। चलिए ठीक है, अब हम आज आगे करेंगे। आज हम करेंगे रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड या पूर्वी भाग। रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड या पूर्वी भाग। तो पहले रीवा पन्ना का पठार करते हैं। चलिए, रीवा पन्ना के पठार स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ आप लोगों से कि बताइए रीवा पन्ना का पठार कितने % है। बिना देखे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। रीवा पन्ना का पठार कितने % है। पूरे मध्य प्रदेश में क्षेत्र कितना है रीवा पन्ना के पठार का। चलिए ठीक है, 10.37% है। चलिए ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं रीवा पन्ना का पठार। और कोई डाउट्स है तो कमेंट करिएगा, अगर कोई लास्ट क्लास में डाउट रह गया हो। ठीक है, और कमेंट कीजिए मालवा के पठार की मिट्टी कैसी है, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी। जल्दी जल्दी से ये प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जल्दी बता दीजिए, उसकी कितनी सेंटीमीटर लंबाई है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी बतानी है और उसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में, थोड़ी डिटेलिंग करेंगे, यहाँ के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि ये क्षेत्र जो है जहाँ आपका रीवा आता है, पन्ना आता है, सतना आता है। एक सेकेंड, जो आपका रीवा आता है, पन्ना आता है, सतना आता है, ये सब तो रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आपका रीवा आ गया, सतना आ गया, पन्ना आ गया, पन्ना का क्षेत्र, पन्ना जिला, ये सब आते हैं रीवा पन्ना के पठार के उसमें क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थिति क्या है। पहले स्थिति जान लेते हैं कि हमारे रीवा पन्ना के पठार की स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं स्थिति क्या है रीवा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि स्थिति अगर आप पीसीएस मेंस के पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए स्थिति वगैरह, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। आप लोग पेपर उठाइएगा, मेंस का उठाएंगे तो जियोग्राफी वाले पेपर में सेकेंड पोर्शन में ये दिया होगा, 3 नंबर में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको करा रही हूँ कि आप लोग का कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है स्थिति रीवा पन्ना के पठार की। तो इसकी स्थिति है 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से। रीवा पन्ना के पठार की स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 25 डिग्री, यहाँ पे डिग्री, 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर में है 78 डिग्री 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर में है 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये 82 है, 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इतना हो गया। ये स्थिति है रीवा पन्ना के पठार की। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना पठार। ठीक है, रीवा पन्ना पठार पढ़ रहे हैं, रीवा पन्ना का पठार। अब आपको तो पता है कि इसमें रीवा, सतना, पन्ना, ये सारे जो जिले क्षेत्र हैं ये इसमें आ जाएंगे। और ये पूरे मध्य प्रदेश के पूरे भूभाग का लगभग 10.37% है।
जिनको ये नहीं पता कि कितना क्षेत्र है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा बताया कि कौन मालवा के क्षेत्र का कितना हिस्सा है, कितना मध्य भारत का पठार है, रीवा पन्ना का पठार, एक बार वो जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे रीवा पन्ना के पठार का एक अन्य नाम है, एक और नाम है। वो क्या नाम है आप लोग को पता है? उसका नाम है विंध्य कगार प्रदेश। विंध्य कगार प्रदेश, कगार प्रदेश। इसका अन्य नाम भी रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य कगार प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अब यहाँ की जलवायु के बारे में पता करना है। ये वाला क्षेत्र आप लोग को बता दिया मैंने कि ये जो क्षेत्र आता है ना, जो हमारा बुंदेलखंड है उसके साइड वाला हिस्सा, और जो पूर्वी भाग या बघेलखंड है उसके थोड़ा ऊपर का क्षेत्र, जहाँ पे हमारे रीवा, सतना, पन्ना, दमोह का भी कुछ थोड़ा सा हल्का हिस्सा आता है, सागर, ये आते हैं, ये इसी में आएंगे आपके रीवा पन्ना के पठार वाले हिस्से में। ठीक है, अब देखिए इसका अन्य नाम क्या है? रीवा पन्ना के पठार का दूसरा नाम विंध्य कगार प्रदेश इसे कहते हैं। अब यहाँ की जलवायु के बारे में जानेंगे। यहाँ की जलवायु जो है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है। 40 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रहता है रीवा पन्ना के पठार का। वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर के लगभग, 125 सेंटीमीटर तक के लगभग यहाँ बारिश होती है। 125 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे बरसात होती है। कहाँ? हमारे रीवा पन्ना के पठार में। ठीक है, वर्षा जान लिया हमने। अब हम क्या जानेंगे? मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिट्टी के बारे में जानते हैं। ऊपर लिख दो मिट्टी के बारे में कि यहाँ किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ? हमारे रीवा पन्ना के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। विंध्य कगार प्रदेश भी कहते हैं इसे। जलवायु 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है और वर्षा 125 सेंटीमीटर तक होता है। अब आप लोग ये जानिएगा कि जो हमारा रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। जो यहाँ की मिट्टी ऐसी पाई जाती है, यहाँ की चट्टान ऐसे कि यहाँ से सीमेंट की फैक्ट्री बहुत है। जैसे मैहर में बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्री है, और आपका क्षेत्र हो गया। और हाँ, एक चीज़ और, अब रुकिए मैं चट्टान बताती हूँ जब, तब आपको बताती हूँ। तो सीमेंट की फैक्ट्री के लिए औद्योगिक क्षेत्र से अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये रीवा पन्ना का पठार जो है यहाँ पर बहुतायत है ना। सीमेंट की फैक्ट्रियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए चट्टाने जो है कुड़प्पा व विंध्य शैल की चट्टानें पाई जाती है। कुड़प्पा व विंध्य शैल, ये आप लोग जब वो चट्टानें पढ़ोगे शैल तो पता चलेगा क्या है विंध्य शैल की चट्टानें, तो मैं बताऊंगी आगे। पर अभी जानिए कि जो चट्टानें वो कुड़प्पा व विंध्य शैल की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कहीं भी कुड़प्पा की चट्टानें पाई जाती हैं तो वहाँ से हीरा निकलता है। किसका उत्पादन होता है? उस चट्टान से हीरा निकलता है। जो हमारा हीरा है, जो हमारी हीरा धातु है, वो बहुत ही, आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश का बहुत उच्च स्थान है हीरा के उत्पादन में, और उसमें भी पन्ना। तो आप लोगों को पता है कि पन्ना जो है, रीवा पन्ना का क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम, तो पन्ना तो आएगा ही इसके अंतर्गत। हमारा जो पन्ना है वो पन्ना जिला है, वो तो इसके अंतर्गत आएगा ही। तो वहाँ कुड़प्पा युग की जो चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ से हम लोग हीरा निकालते हैं, वहाँ से हीरा होता है। और जो विंध्य शैल की चट्टानें पाई जाती है, यहाँ से चूना, जो हमारा चूना यूज होता है ना, चूना, वो विंध्य शैल की चट्टानों से चूना निकलता है। तो अगर कहीं भी चट्टानें अगर विंध्य शैल की पाई जाती है कुड़प्पा की, तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि कुड़प्पा है तो हाँ, यहाँ जरूर हीरा भी मिलता होगा। ठीक है, और विंध्य शैल की चट्टानें है तो यहाँ पर चूना का उत्पादन होता है, चूना प्राप्त होता होगा। ठीक है, इतना याद रखिए। तो जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ से हमें हीरा निकलता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है ना, उत्पादन होता है हीरा का। और चूना पत्थर भी पाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि रीवा पन्ना का पठार किसके लिए फेमस है? इंडस्ट्रियल एरिया, ये सीमेंट के लिए। जो हमारा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ जो हमारी इस रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। जलवायु 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको कुछ जिले तो पता ही हैं, कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसका अन्य नाम विंध्य कगार प्रदेश है। इसकी स्थिति जान ली, मिट्टी जान ली, ये बेसिक चीज़ें हो गई कि आप लोग को जानना चाहिए। अब अगर आप लोगों को मैंने बताया ना, अगर आप लोग चाहते हो
कि एमपी के कोई प्रश्न ना छूटे, तो एक बार डिटेलिंग से कर लो, एमपी पूरा कवर कर लो, मेरे साथ अपनी नोट्स बनाते चलो, कोई भी डाउट्स हो पूछते चलो, तो आप लोगों को जो भी एग्जाम आएगा, तो मैं आशा करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप लोग ईमानदारी से कर रहे हो क्लासेस, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न छूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि अब ये आपको नहीं पता कि हीरा कहाँ उत्पादन होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि चट्टान कुड़प्पा, मैंने बता दिया कुड़प्पा से हीरा मिलता है, तो दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर उत्पादन यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, हमने चट्टानें जान ली, आपको पता हो गया कि पन्ना में वो हीरे की खदान है, इतना पता है। मिट्टी जान लिया आप लोगों ने, अन्य नाम, जलवायु, वर्षा, स्थिति जान ली, इतना काफ़ी है रीवा पन्ना के पठार के लिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए, ये वन डे एग्जाम के लिए एक फैक्ट निकल कर आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एक बहुत, इसे इरेज कर दूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये वन डे एग्जाम के लिए। अब देखिए, अगर मैं ये नहीं पढ़ाती तो शायद ये भूल जाता मुझे, या मैं नहीं बता पाती, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात इतना ध्यान नहीं आता, लेकिन अभी पूरा डिटेल से करा रही हूँ, तो एक एक चीज़ें माइंड में आती रहती है, बड़ी से छोटी चीज़। तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है पीसीएस में, तो आप लोग एक बार देख लेना, पेपर देखोगे तो आए मिलेगा। तो ये जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, वो भी हमारे रीवा पन्ना के पठार में स्थित है ना। चचाई जलप्रपात कहाँ है? कमेंट कीजिए, किस जिले में है चचाई जलप्रपात। तो ये चचाई जलप्रपात है, ये रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए चचाई जलप्रपात जो है इसी क्षेत्र में आता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसीलिए मैं मैपिंग करके बता रही हूँ। ये जो हमारा क्षेत्र रीवा क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार 10.37% हिस्सा है इसका, ये क्षेत्र। तो यहाँ पे ही हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, मैं अलग से भी आप लोगों को जलप्रपात, झरने, ये नदियाँ सब अलग से भी कराऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पर जो क्षेत्र आ रहा है तो उसको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसको इरेज करते। ये हमारा रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10.37% है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कुड़प्पा और विंध्य शैल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। वर्षा जो 125 सेंटीमीटर होता है, तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसकी स्थिति आप लोगों को ये लिखी हुई है, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पूर्वी भाग या बघेलखंड का हिस्सा। अब हम पढ़ेंगे क्या? पूर्वी भाग या बघेलखंड का हिस्सा। अभी हमारे कुछ भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, एक बार आप लोग को बता देते हो। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को समांतर जो है 7 भागों में, और मुक्तः जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसी की हम डिटेलिंग पढ़ रहे हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार पुराना वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हम करेंगे पूर्वी भाग या बघेलखंड का हिस्सा, ठीक है। स्टार्ट करें। आप लोगों को पता होगा कि पहले मुझे ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र आता है, और ये सतपुड़ा मेगा स्टडी आता है, और ये पूर्वी भाग या बघेलखंड का हिस्सा आता है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले ये बताइए, ये जो वाला क्षेत्र, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये वाला क्षेत्र जो है नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने % भूभाग जो है अभी नर्मदा सोन घाटी करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। तो आप लोग ये बताइए कि नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र कितने % है? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र कितने % है पूरे मध्य प्रदेश में? इसका क्षेत्र कितना है? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। 26%। कितना है? 26%। जो मैं नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र वो है कितना? 26%, ठीक है।
चलिए आज हम अभी नर्मदा सोन घाटी करते हैं, फिर आपको ये भी कराएंगे, लाइन से कराते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है? सोन घाटी, सोन घाटी का क्षेत्र। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, दिख रहा है? चलिए अब जानते हैं, अब हम जानेंगे कि नर्मदा सोन घाटी के बारे में। चलिए, तो नर्मदा सोन घाटी का आप लोगों को पता चल गया कि पूरा क्षेत्र कितना है। तो कितना है पूरा क्षेत्र? जल्दी से कमेंट कीजिए। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र मैंने लिख भी दिया है, जल्दी कमेंट कीजिए। 26% लिखा भी है। चलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं स्थिति के बारे में, नर्मदा सोन घाटी की स्थिति के बारे में। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। अब इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थिति है हमारी, इसकी स्थिति है हमारी 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ पे 45 होगा, दिख रहा है? 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कितना है? देखिए 22 डिग्री 30 मिनट लेकर 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की किसकी स्थिति बता रही हूँ? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र स्टार्ट की हूँ उसकी स्थिति। और 74 डिग्री, दिख रहा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। हम नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र स्टार्ट किए तो उसको देखते हैं। इसकी स्थिति है नर्मदा सोन घाटी की, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी डाल दीजिए। नर्मदा सोन घाटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एमपी के कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, मध्य प्रदेश का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो मध्य प्रदेश के प्रश्न आते हैं और फिर आप लोगों को लगता है कि ये कहाँ से आ गया। तो आप लोग अगर डिटेल से करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बनते हैं। तो ये देखिए स्थिति 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये स्थिति है हमारे नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र की। ठीक है, अब जानेंगे यहाँ की जलवायु के बारे में। तो यहाँ की जो जलवायु है 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। नर्मदा सोन घाटी की जो जलवायु है 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ का जो तापमान है, एक तरह से यहाँ का तापमान है वो है 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नोट कर लीजिए। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र ये वाला हिस्सा आता है, ये ऐसे प्रवाहित होती है ना, नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, खड़ी में गिरती है, देखा होगा ना आप लोगों ने मैप में। नदी कराऊंगी तो फिर पूरा डिटेल से कराऊंगी, अभी क्षेत्र करा रही हूँ इसलिए ये करा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो अब इसकी वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? तो यहाँ पे वर्षा जो है 70 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है वर्षा? 70 से 140 सेंटीमीटर तक, 70 से 140 सेंटीमीटर तक, 70 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तापमान 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। और ये पूरे नर्मदा सोन घाटी 26% है। मध्य प्रदेश के पूरे भौगोलिक स्वरूप का 26% है। और ये जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही आता है। उसमें पढ़ा होगा, आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि पुराना वीडियो, प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो जो मध्य भारत का पठार, ये हमारा जो पठार है इसी के अंतर्गत ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र आता है। तो यहाँ की वर्षा जो होता है 70 से 140 सेंटीमीटर तक होता है और जलवायु 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, अब क्या जानेंगे? अब हम ये जानेंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी होती है। तो यहाँ पे मिट्टी जो है काली, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में मिट्टी जो है वो गहरी काली, गहरी काली कलर की मिट्टी पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। ठीक है, लिख लिया इतना।
अब यहाँ आपको तो पता है कि यहाँ से नदी जो नर्मदा है, सोन नदी, यही कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की नदी तो आप लोग को पता ही होगा कि नर्मदा नदी है और सोन नदी, ये इधर से निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी है। तो नर्मदा सोन घाटी इस क्षेत्र की नदी के बारे में बताना है। हाँ, इस क्षेत्र की नदी के आप लोगों को ये बताना है कि रीवा पन्ना के पठार से, वो मैं नदी भूल गई, छोड़ दिया था, आप लोगों का ध्यान नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रीवा पन्ना के पठार से, तो रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। आप लोग एक कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू करते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र से नर्मदा नदी, सोन नदी आप लोग को पता है कि प्रवाहित होती है। और कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत, डिंडोरी, जबलपुर, है ना, जबलपुर से तो नर्मदा प्रवाहित होती है। जहाँ जहाँ से नर्मदा प्रवाहित होती है, बहती है, वही के जो है कुछ जिले हैं जो यहाँ इसके अंतर्गत आएंगे। बस नर्मदा सोन घाटी में और इतना जानना है कि जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। जो नर्मदा सोन घाटी से बीच से निकली हुई है ना, तो ये दो भूभागों में मध्य प्रदेश को विभाजित कर देता है, दो भागों में बांट देता है। एक भाग उत्तरी भाग और दूसरा भाग है दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग है यहाँ पर वर्षा की कमी रहती है, वनों की कमी है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी का क्षेत्र, ये जो ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ वर्षा की कमी होती है और वनों की भी कमी है। यहाँ वर्षा और वन दोनों ही कम है। और जस्ट अपोजिट इसके दक्षिणी भाग में, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ वर्षा भी अधिक होता है और वन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के लिए। इसकी स्थिति जान ली, 26% है ये भूभाग, ये कहाँ स्थित है ये जान लीजिए। तो ये मैप में ऐसे ऐसे, ये वाला जो मैप मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यही जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट दिया, ये उत्तर भाग हो गया और ये दक्षिण भाग हो गया। तो जो उत्तर भाग है नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ वर्षा कम होती है, वन भी कम है पाए जाते हैं। लेकिन जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वन भी अधिक पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी गहरी काली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नर्मदा सोन घाटी में इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसका। अब इसके जिले तो आप लोग को पता ही होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको इरेज कर दूँ। समझ में आ गया? यस और नो कमेंट कीजिए। समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, नहीं समझ आया तो नो बता। अब क्या डाउट्स हैं वो पूछिए। नर्मदा सोन घाटी में, रीवा पन्ना के पठार में अगर कोई डाउट्स है तो पूछिए प्लीज। चलिए अब हमारा एक बचा हुआ है सतपुड़ा मैका श्रेणी। अब हम करेंगे सतपुड़ा मैका श्रेणी के में, सतपुड़ा मैका श्रेणी का करते हैं। चलिए, तो ये जो नर्मदा सोन घाटी के नीचे का जो क्षेत्र आ जाता है, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है सतपुड़ा मैका श्रेणी। ये जो हमारा बैतूल जिला आता है, खंडवा आता है, खरगोन आता है, इधर पे बालाघाट आ जाता है। जो कुछ ये जो नीचे के जो जिले हैं ये सतपुड़ा मैका श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाले ये क्या कहलाता है, सतपुड़ा मैका श्रेणी। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट करके बताइए तो मुझे लगे कि हाँ कुछ यूजफुल है, बच्चे कर रहे हैं। कोई भी डाउट्स हो एक बार आप लोग पूछिए, कमेंट्स कीजिए, तो लगता है कि हाँ बच्चे मेरे एक्टिव हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है सतपुड़ा मैका श्रेणी का क्षेत्र। बता दिया कि जो कौन कौन से जिले आते हैं नीचे पे। मैपिंग कर रहे हैं ना आप लोग, एक बार मैप करके ये कंफर्म कर लीजिए कौन कौन से जिले कहाँ आते हैं। तो जो हमारा खंडवा है, खरगोन है, बैतूल है, ये जो नीचे वाले जितने जिले हैं वो सतपुड़ा मैका श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब सतपुड़ा मैका श्रेणी का टोटल कितना % भूभाग है, कितना क्षेत्र है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। सतपुड़ा मैका श्रेणी जो पूरा भौगोलिक विस्तार हुआ है उसमें सतपुड़ा मैका श्रेणी का कितना % क्षेत्र है, कितना % एरिया है, जल्दी से % कमेंट कीजिए। लगभग 11%। जो 11% है 11, जो 11% है वो सतपुड़ा मैका श्रेणी का क्षेत्र है, भूभाग है। पूरे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में 11% जो एरिया है वो किसका है, हमारे सतपुड़ा मैका श्रेणी का। अब चलिए अब इसकी हम स्थिति के बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थिति है 21 डिग्री, एक सेकंड इसको इरेज कर देती हूँ। इसकी स्थिति है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके
दिख रहा है आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं दिख रहा है? अगर कोई भी डाउट है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसकी जो स्थिति है, किसकी स्थिति के बारे में हम जान रहे हैं? सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में। तो सतपुड़ा मैकल की श्रेणी की स्थिति मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस दे रहे हो तो बार बार कह रही हूँ, वनडे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ध्यान मत दीजिएगा अगर आप वनडे का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। अब स्थिति 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ये किसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। तो इसकी 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इतना हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए, जो हमारे ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, देखिए ये जो जब पहाड़ी पढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल से कराऊंगी। जैसे ये छोटे छोटे पहाड़ियों में हैं, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पहाड़ हैं, एक बार आप लोग समझ, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो देखिए ये जो अमरकंटक या मैकल श्रेणी है ना, ये अमरकंटक की स्थिति है मैकल श्रेणी में। तो ये जो मैकल श्रेणी है, मैकल पहाड़ है, या अमरकंटक का पहाड़ी है, और ये जो महादेव की पहाड़ी, आप लोग को पता है कि अमरकंटक के पहाड़ से मैकल श्रेणी से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी निकलती है। इधर समझिएगा, ये जो ऐसे छोटे छोटे हमारे बहुत सारी पहाड़ी है ना, मान लीजिए अमरकंटक की या मैकल श्रेणी की पहाड़ी है, ये महादेव की पहाड़ी है और ये पहाड़ी, ठीक है। तो देखिए जो अमरकंटक है, अमरकंटक मैकल श्रेणी से यहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, और ये जो महादेव पहाड़ी है इसके दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी? जो दक्षिणी हिस्सा, इससे हमारी तापी नदी निकलती है, ठीक है। तो ये ताप्ती नदी, तो यहाँ से नर्मदा निकलती है, यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। तो ये वाले जो हिस्सा हो गया, ये जो क्षेत्र हो गया, यही है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, दिख रहा है। तो ये कहाँ तक विस्तृत है? ये पूरा हमारे दक्षिणी भाग तक, अमरकंटक के पूर्वी हिस्से से, ये अमरकंटक का क्षेत्र हो गया, तो इसके अमरकंटक से लेकर के पूरे उत्तर पूर्व व दक्षिणी भाग, पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है, ये है हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। समझ में आया? ये ताप्ती का मुहाना निकला, ये नर्मदा नदी निकली, तो ये जो बीच वाले क्षेत्र होगा, ये पूरा एरिया, ये हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम सीमा से लेकर के दक्षिण पश्चिम से पूर्व से लेकर के अमरकंटक तक विस्तृत, अमरकंटक के पूर्व से लेके मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से से लेके अमरकंटक के पूर्व तक विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बताई। तो समझ में आया कहाँ है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ की जलवायु, तो यहाँ की जो जलवायु है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की जो जलवायु है वो कितनी है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 या 40 पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 18 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे बारिश कितनी होती है, वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? वर्षा तो 62 से लेके 62 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश खूब होती है। 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सॉरी सेंटीग्रेड किसका? जलवायु का। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, जलवायु रहती है। बारिश कितनी होती है, वर्षा कितनी होती है? तो 62 से लेके 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ पे? हमारे सतपुड़ा मैकल श्रेणी पे, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है। अब हाँ, वर्षा हम लोगों ने जानी। अब मिट्टी कैसी पाई जाती है? आप लोगों को पता है अगर नदी बह रही है तो कैसी मिट्टी होगी? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी को और क्या नाम कहते हैं, और क्या नाम है काली मिट्टी का? कोई कमेंट करके बताएगा? किसी को पता है कि काली मिट्टी को और कौन सी मिट्टी क्या, मतलब किस नाम से और जानते हैं? काली मिट्टी का एक और नाम है, वो और क्या दूसरा नाम हो सकता है, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। मिट्टी बता दी, मिट्टी काली है। नदियाँ कौन सी है? नर्मदा, तापी, जोहिला, शक्कर, हथनी, दूधी, ये सब नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी आकर के मिलती हैं।
तो यहाँ की नदी कौन कौन सी है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी की नदियाँ जो है, नर्मदा तो आपको पता ही है, नर्मदा निकलेगी, ताप्ती, तापी, और कौन सी? जोहिला। जोहिला, जब मैं नदी पढ़ाऊंगी तो छोटी छोटी जो आ रही ना, जोहिला, हथनी, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी कि कहाँ से निकलती है। और सतपुड़ा मेकल श्रेणी में क्षेत्र, हाँ, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की में सबसे वो धूपगढ़, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो धूपगढ़ या पंचमढ़ी, हाँ, जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, वो भी यहीं स्थित है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है धूपगढ़ की महादेव पर्वत में जो स्थित है धूपगढ़, उसकी कितनी लंबाई है? सतपुड़ा वो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, है ना, 1350 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, वो भी यहीं स्थित है धूपगढ़, महादेव पर्वत पर स्थित सतपुड़ा मेकल श्रेणी में महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ है, इसकी लंबाई है 1350 मीटर। ये यहीं स्थित है सतपुड़ा मेकल श्रेणी में। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आप लोगों का। नदी में नर्मदा, हथनी, ताप्ती, जोहिला, शक्कर, दूधी, और ये खंडवा, खरगोन, बैतूल, बालाघाट, ये वाले हिस्से जो हैं जिले हैं हमारे, खंडवा, खरगोन, बैतूल, बालाघाट, ये सारे हिस्से जो हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आ जाते हैं। ये जिले जो हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, कंफर्म हुआ इतना? कोई डाउट? चलिए ठीक है, इरेज कर दूँ। कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, या फिर इरेज करती हूँ। चलिए इसको इरेज करती हूँ। अब मैं स्थिति जान ली, नदियां जान ली, हथनी, जलवायु, कौन सा क्षेत्र आपको बता दिया कि ये अमरकंटक के पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये पूर्व पश्चिम से लेकर के वो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना। ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो गई। इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? आपको पता है कि नीचे के जितने जिले आएंगे इसके अंतर्गत आएंगे। 11% पूरा मध्य प्रदेश के भूभाग का 11% हिस्सा इसका है। बारिश जो है यहाँ पे बारिश होती है 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 150, बारिश अच्छी होती है यहाँ पे, 150 सेंटीमीटर तक ज़्यादातर होती है, और मिट्टी काली पाई जाती है। जलवायु यहाँ की 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है, जलवायु यहाँ की तापमान है। इतना हो गया, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब इरेज कर दें, आगे करते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम इरेज कर दिए। अब हमारा एक क्षेत्र बच गया है, कौन सा? पूर्वी भाग या बघेलखंड, ये वाला हमारा हिस्सा बघेलखंड। इसी को पूर्वी भाग कहते हैं या बघेलखंड का हिस्सा, बघेलखंड या पूर्वी भाग। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स है आप लोग को? मैंने पीछे जो कराया है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, ये हम लोगों ने किया। स्थिति के बारे में इसके जानेंगे, इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। चलिए, तो इसकी स्थिति है 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, जल्दी से देख लीजिए, 23 डिग्री, ये वाला बघेलखंड का ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी भाग या बघेलखंड कहते हैं, ये वाला क्षेत्र आता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए बघेलखंड जो है हमारा कितना है, कितना % है? बघेलखंड या पूर्वी भाग हमारा कितना % है? मध्य प्रदेश के पूरे भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका कितना % आता है? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। आप देखिए स्थिति के बारे में जानते हैं, लगभग 10% हिस्सा। जी जल्दी बताइए। चलिए इसकी स्थिति के बारे में जल्दी से बताइए, कमेंट आप लोगों को नहीं आया। 10% हिस्सा बोल रहे हैं आप लोग? नहीं,
5%, 7%, 10, 5, 7 क्या होगा राइट आंसर? लगभग 7%। 7%, 10% नहीं होगा, लगभग 7% होगा बघेलखंड या पूर्वी भाग का हिस्सा। तो देखिए इसकी स्थिति है 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 42 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक कितना है? 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 42 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे बघेलखंड। ये जो सीधी शहडोल है ना, सीधी और शहडोल जो हमारा सीधी जिला है, अब इसका आधा हिस्सा ना छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, तो इसका आधा हिस्सा जो है हमारा सीधी और शहडोल के कुछ जिले हैं ये जो इसके अंतर्गत आते हैं, पूर्वी या बघेलखंड के अंतर्गत। इसका जो आधा हिस्सा है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को चला गया है, तो है ना, तो कुछ ही जिले इसके हैं। केवल 7% हिस्सा जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका तापमान जो है, तापमान या जलवायु जो है कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, इधर पे लिखती हूँ, तापमान या जलवायु जो है बघेलखंड या पूर्वी भाग जिसे को कहते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दिख रहा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये किसकी जलवायु बता रही हूँ मैं? बघेलखंड या पूर्वी भाग की, ठीक है। और इसमें सीधी और शहडोल ये जो पूर्वी हिस्से के कुछ जिले हैं वो ही जिले थोड़े आते हैं और बाकी का आधा हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है, ठीक है। केवल 7% भूभाग, कुल मतलब इसके कुल भूभाग का 7% भूभाग ही बघेलखंड है, तो हमारा सीधी जिला भी बघेलखंड के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जलवायु कितनी है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी जलवायु। बारिश कितनी होती है? वर्षा, जल्दी बताइए, वर्षा कितनी है यहाँ की? अब यहाँ की वर्षा, यहाँ पे वर्षा होती है, ज़्यादा होती है 75 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 150 डिग्री सेंटीमीटर तक। 75 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। हमारे पूर्वी भाग या बघेलखंड में कितनी? 150 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा हो जाती है हमारे इधर पूर्वी भाग या बघेलखंड में, ठीक है। मिट्टी यहाँ पे लाल पीली भी पाई जाती है, यहाँ पे मिक्स मिट्टी पाई जाती है, मोस्टली मिक्सचर वाली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली भी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है ना, कुछ हिस्सा काली मिट्टी का भी रहता है। तो यहाँ पे मिक्स मिट्टी जो मिक्सचर मिट्टी है वो पाई जाती है, ठीक है। हमारे रीवा सीधी रीवा नहीं आएगा, रीवा तो अलग ही आ गया। हमारा जो सीधी शहडोल वाला पूर्वी हिस्सा हो गया उसमें, ठीक है। तो बघेलखंड में कुछ है नहीं कुछ खास। हाँ, बघेलखंड में कुछ वैसा तो है नहीं बताने लायक, बस इतनी चीज़ें थी जो यहाँ पे जाननी चाहिए आप लोग को। मिट्टी संबंधी आप लोग मिक्स मिट्टी, जो जलवायु है वो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक, बस इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और जो है बाकी चीज़ें जैसे पहाड़ पर्वत नदियाँ हो गई, ये सब आप लोगों को आगे मैं डिटेल कराऊंगी ना। नदियाँ अलग से कराऊंगी, पर्वत अलग से, पठार अलग से, तो ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं कि ये सोचिएगा कितना ख़त्म हो गया। तो अब मैं और डिटेलिंग में कराऊंगी और अच्छे से कराऊंगी आप लोग को, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाते रहिए। अगर कुछ छूट गया तो आप पुराने वीडियो देखिए, उससे अपने नोट्स बनाइए। कोई डाउट है कमेंट कीजिए, पूछिए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।